बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। बहुत ही कड़ाकेदार और धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। पिछले 2 दिनों से भूचाल आया हुआ है इस न्यूज़ पर कि जी जो हल्का NA-15 है जिससे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े, अभी तक उसका रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो जनाब वो कोई उनके बैलेट पेपर छप रहे थे लाहौर में, कोई 2 सहाफ़ियों ने पकड़ लिए, फिर एक वीडियो आई दो तीन चार, उससे ये उस पर बहुत बड़ा एक भूचाल सा आया हुआ है। इसी पर बात करनी है और इसके हर पहलू पर बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमने 25 से 30 जगहों पर वाटर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जहां पे मसाजिद करीब हैं, तो हम मसाजिद में ही लगा रहे हैं ताकि नमाजी और रोज़ादार भी, और ये रमज़ान से पहले इंशाल्लाह लगेंगे, नमाजी और रोज़ादार भी वो पानी इस्तेमाल करें। इस वीडियो के आखिर पर भी वो प्रोजेक्ट की वीडियो में लगाऊंगा और वो कम्युनिटी भी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये क्योंकि रमज़ान में ये काम नहीं हो सकता, ये बहुत हार्ड वर्क है, इसमें मजदूरी बहुत सख्त है, तो रमज़ान में रोज़े के साथ नहीं हो, हमने रमज़ान में फूड पैकेजेस वगैरह ये तकसीम करने। अच्छा, अब बात ये है कि ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये वीडियो 2 सहाफ़ी हैं, एक नेओ न्यूज़ से रिलेटेड हैं, मियाँ इमरान अरशद साहब एंकर पर्सन हैं, और दूसरे जो है ना राय साकिब खरल साहब हैं, वो रिपोर्टर हैं, गालिबन हम न्यूज़ से रिलेटेड हैं, तो उससे वाबस्ता हैं। वो जनाब उन्होंने एक जगह एक प्रेस पर जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा और उन्होंने कहा जी ये देखो, ये सारे ये दिखा भी रहे हैं वो इन वीडियोस में भी कि जी पकड़े गए हैं बैलेट पेपर और ये छापे जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के हलके के लिए, जो मानसेरा का NA-15 वाला हलका, ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये इलेक्शन के बाद छापे जा रहे हैं और ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत ही भारी लीड से जिताया जाए। अच्छा, अब नेओ न्यूज़ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, वो जनाब बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये दोनों हजरात मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये इस स्टोरी को कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़ाहिर है बहुत बम्बास्टिक स्टोरी है और बहुत ऐसी स्टोरी है जो एक किसी भी न्यूज़ चैनल पर एक्सक्लूसिव चलती तो ये बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा है कि वो नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, संजीदा भी हैं और वो ज़िम्मेदार भी हैं। उन्होंने कहा जी देखें, इस पर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो ऐसा ना हो कि हम किसी के हाथों खेलें और हाथों में खेल जाएं, या कोई इस तरह से हो कि ये कोई ऐसी ये स्टोरी किसी ने दी हो जिसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो वगैरह, तो इस पे फर्दर ज़रा इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो ख़ुद नसरुल्लाह मलिक साहब बता रहे हैं कि राय जो साकिब खरल साहब हैं वो जनाब बार बार ज़्यादा इसरार कर रहे थे, वो कह रहे कि जनाब हमें जल्दी जल्दी, हालांकि उनका चैनल ही नहीं था, तो चैनल उनका दूसरा है, और वो नसरुल्लाह मलिक साहब को कह रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं मैं अभी नहीं चलने दूंगा क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ये स्टोरी सच्ची है झूठी है, ये स्टोरी कहीं प्लांटेड है, ये स्टोरी कहीं कोई वो तो नहीं हमसे करवाना चाहते, कोई सियासी जमात चाहे कोई भी हो, तो ऐसा ना हो, इसकी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ये स्टोरी करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब जब राय साकिब साहब को भी पीछे कोई बंदे कहने लगे कि जनाब वो स्टोरी, और फिर उसके बाद जब स्टोरी से इनकार किया गया तो अजहर मशवानी साहब जो कि PTI के हैं, वो जनाब उन्होंने अपने ट्विटर से ये स्टोरी की वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी, 1 2 3 इस तरह से। वो स्टोरी तो जंगल की आग की तरह कि भाई ये बहुत बड़ी बात है ना कि कहीं किसी प्रिंटिंग प्रेस पर कोई बैलेट पेपर छापे जा रहे हों और वो भी बैलेट पेपर और मोहरें लगाई जा रही हों और वो नवाज शरीफ साहब के हलके के लिए, और जाके कोई रंगे हाथों पकड़ ले, तो ये बात तो बहुत बड़ी है। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात कि क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, क्या ये सहाफ़ी दोनों क्योंकि मैं कभी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा,
मैं कभी भी किसी पर इस तरह से बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो मेरी पुरानी आदत है, आपको पता है। स्टोरी लेट हो जाती है लेकिन मैं उसके सारे पहलुओं पर बहुत गौर करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो लेट हो जाए, अल्लाह का करम है, आपकी मोहब्बत है, तो हमारा एहतराम का रिश्ता है, आप सुनते हैं मेरे टूटे फूटे अल्फाज। तो बहरहाल बात यह है कि या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये सहाफ़ी दोनों साथ मिले हुए थे, और या अगर ये मिले हुए नहीं थे, स्टोरी बाद में गड़बड़ हो गई, स्टोरी पता चल गया कि ये एक फेक स्टोरी थी, कोई नहीं छापे जा रहे थे और कोई नहीं, और ये पीटीआई वाले छपवा रहे थे वगैरह वगैरह, बाद में पता चला। क्योंकि अजहर मशवानी, अगर सहाफ़ियों ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है तो या तो वो साकिब खरल साहब के पास हो या फिर वो मियाँ इमरान अरशद साहब के पास हो, फिर उसके अजहर मशवानी के पास ये स्टोरी कैसे जा सकती है, ठीक है ना। ये वीडियोस अजहर मशवानी साहब के पास कैसे जा सकती हैं, पीटीआई वाले के पास। अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज़ कि या तो ये सहाफ़ी मिले हुए थे, या मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं कभी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, या फिर ये सहाफ़ी बिके हुए थे, मैं मुबैना तौर पे कहूँगा। अच्छा, अब पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि अगर बिल फ़र्ज़ हम कहते हैं कि ये सहाफ़ी मिले हुए थे, तो क्या ये सहाफ़ी मैंने कहा दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये सहाफ़ी मिले हुए थे या बिके हुए नहीं, मैं वो इसके अंदर मैंने एक पॉसिबिलिटी रखी है, या ये सहाफ़ी इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है ना, अपनी येलो जर्नलिज़म के चक्कर में, जल्दी जल्दी स्टोरी फोड़ने के चक्कर में, या ये इस्तेमाल हो गए हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या ये सहाफ़ी मिले हुए थे, तो अब उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये सहाफ़ी दोनों मिले हुए थे तो फिर ये है कि खुद राय साकिब साहब ने भी अपने ट्विटर से या एक्स से गालिबन वो स्टोरी ट्वीट की और फिर उसके बाद डिलीट कर दी, तो ये इससे भी एक मशकूक, जब ये बैकलैश आया तो ये फिर डिलीट हो गई। अच्छा, अगर ये मिले हुए थे दोनों, तो फिर भी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या ये हुब्बे इमरान में मिले हैं, या क्या ये बुग़्ज़ नवाज़ में मिले हैं, या क्या ये किसी लालच या प्रेशर में मिले हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, ठीक है। और अगर ये मिले हुए नहीं थे, इनको गलतफहमी हुई है, तो फिर ये इस्तेमाल हो गए हैं, किसी ने इनको मिसगाइड किया है, और ये जल्दी के चक्कर में कि जनाब हमारे हथे एक ऐसी बड़ी स्टोरी लग रही है, हम जल्दी जल्दी इस स्टोरी को फोड़ें और जल्दी जल्दी हम जाके टीवी पर चलाएं। और ये चीज़ अजीब मशकूक है कि साकिब खरल साहब का अपना ताल्लुक जिस चैनल से है, वो उस चैनल पे तो नहीं गए, वो नसरुल्लाह मलिक साहब के पास पहले आए और उनको कहा कि जी ये स्टोरी आप जल्दी जल्दी चला दें। अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे उस स्टोरी में देर हो रही थी, तो जो स्टोरी देने वाला था, जो सोर्स था, अब वो सोर्स क्या अजहर मशवानी था, तो फिर अगर वो अजहर मशवानी था तो ये इतने काके तो नहीं थे, इनको पता चल जाना चाहिए था कि ये तहरीक इंसाफ का बंदा हमें ये जो स्टोरी दे रहा है इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और अगर वो अजहर मशवानी नहीं था, को अननोन पर्सन ने कहा, तो फिर तो डेफिनेटली वो येलो जर्नलिज्म के चक्कर में और इस हवाले से कि ये स्टोरी जो है ना। अब तीसरी बात, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यूथिये किस तरह की वारदात डालते हैं। कहा गया कि उस हल्के से नवाज शरीफ हार गए। भाई अगर उस हल्के से नवाज शरीफ हार गए हैं तो फिर ये सारा ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्या थी। फिर आप देखें कि ये प्रिंटिंग प्रेस, उस प्रिंटिंग प्रेस पे इतनी छपाई करना, इतने बैलेट पेपर, और बाद में वो बैलेट पेपर भी आ गया सामने, और बाद में नून लीग वालों ने और बाकियों ने वो बैलेट पेपर भी सामने रखा और कहा कि जी ये वो बैलेट पेपर है और ये उससे नहीं मिल रहा। ठीक हो गया ना। और ये वो, क्योंकि वो बैलेट पेपर, क्योंकि यूथियों ये नकल के लिए भी अक्ल होती है अपर चैम्बर में, और यूथियों की अपर चैम्बर तो खाली है। तो अब लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये यूथिये किस तरह की प्लानिंग और किस तरह का प्रोपेगंडा करते हैं। पहले इन्होंने प्रोपेगंडा किया फार्म 45 का, मुख्तलिफ जगहों पर अदालतों में गए, अदालत ने पूछा कि जी दिखाएं आप जो फार्म 45 का शोर कर रहे हैं, फार्म 45 में ये फ़र्क है, वो फ़र्क है, ये है, वो है, इस तरीके से दिखाएं। तो जनाब उधर फार्म 45 दिखाने की बजाय इन्होंने ARY के स्क्रीन शॉट दिखा दिए, किसी बाकी मीडिया के स्क्रीन शॉट दिखा दिए। ठीक।
अच्छा, कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि उस जज ने इनको कहा है, मैं कहूँगा मुबैना तौर पे, क्योंकि जिम्मेदारी का है वो है, बहुत सारे लोगों ने लिखा, उस जज ने उनको कहा है कि जाएं फिर आप रिजल्ट भी उसी मीडिया हाउस के मालिक से ले लें, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद कमिश्नर वाली ये ड्रामा रचाया गया, वो भी फेल हो गया, वो भी धड़ाम से फेल हो गया, उसके बहुत सारे लेकुनाज निकल आए, उसके बहुत सारे फ्लॉज निकल आए। उसके बाद जो डीआरओस थे उन्होंने आके मुस्तरद कर दिया, उस कमिश्नर के अपने ताल्लुकात निकल आए पीटीआई के साथ, उस कमिश्नर का अमरीकी वीज़ा निकल आया, उस कमिश्नर के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात निकल आए, उस कमिश्नर की इंक्वायरियां चल रही थी, कोई इस तरह के लैंड माफिया के साथ, कोई इस तरह से एंटी करप्शन में चल रही थी, तो वो उधर पकड़ा गया, वो स्टोरी भी फ्लॉप हो गई। अब ये तीसरी प्रिंटिंग प्रेस वाली आई है, ये तो बिल्कुल मुंह के बल गिर पड़ी। लेकिन आप देखिए कि कोई ऐसी सूरत हाल या ऐसी कुव्वत तो ज़रूर मौजूद है यूथियों के पीछे कि जो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रही। अगर कोई और बंदा यहाँ पे होता, नून लीग तो खैर वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही मजजूब और बहुत ही मजलूम जमात है ना, उनके बजाय बाकी जो सहाफ़ी हैं, बाकी जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, उनका मीडिया कहीं भी नहीं नजर आ रहा। ये वो तो वैसे बहुत ही मजजूब फकीर मजलूम जमात है, उनको पड़ी हुई है किस तरीके से हुकूमत बनानी है, किस तरह से ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह, ठीक। लेकिन आप इस तरफ से आप तरीका वारदात देखें, इस तरह से जिस तरीके से जुर्म सरजद हो रहे हैं, ये ब्लेंडर नहीं, ये बाकायदा जुर्म की मनसूबाबंदी है कि आप जाके प्रिंटिंग प्रेस, फिर आप सहाफ़ियों को बुलाएं, वो सहाफ़ी साथ मिलें, बिकें या इस्तेमाल हो, जो भी हो, एक इतना बड़ा अरेंजमेंट, झूठ का पलंदा अरेंजमेंट किया गया। और इस अरेंजमेंट, अब कोई हिम्मत करे, कोई गैरत करे, कोई गिरफ्तार करे, मैं कहता हूँ सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनको कानून और आइन के मुताबिक उनसे पूछताछ होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई आपको सबसे पहले किसने अप्रोच किया, वो बंदा कौन था, आप गए कहाँ। वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कोई ढकी छुपी तो बात अब रह नहीं गई, उसकी तो वीडियोज आ गई हैं। कौन सी वाली प्रिंटिंग प्रेस है भाई, आपको किसने कहा था कि आप ये पेपर छापो। वो तो प्रिंटिंग प्रेस, वो तो आपको पता है पेपर किन की निगरानी में छपते हैं, वो तो ये बैलेट पेपर फौज की निगरानी में छपते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन था, उस प्रिंटिंग प्रेस वाले कौन थे, वो छापने वाले कौन थे। अब आप अंदाजा कीजिए, ये यहाँ पर दर्जनों क्वेश्चंस हैं, तो वो कोई उनको पकड़ेगा, फिर अजहर मशवानी को पकड़ो। लेकिन यहाँ पर जिसने कोर कमांडर हाउस जलाया, जिसने जीएचक्यू पर हमला किया, जिसने आईएसआई के दफातर पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की यादगारों को जलाया, जिन्होंने मियाँ वाली पीएफ एयरबेस की दीवारों को गिराया, अंदर इस तरह से घुसे जैसे किसी इंडिया के लाल किले में घुस रहे हों, जिस तरीके से उन्होंने पाक फौज के इदारे को डीमोरलाइज किया, जिस तरीके से मुल्की रियासती इदारों को तबाह बर्बाद किया, जलाया, गिराया, सत्यानाश किया, वो लोग दोबारा जीत के आ गए भाई। वो लोग कैंटों में बैठे, वो लोग दंदनाते फिरे, उन लोगों के बहुत सारे नीचे इदारे के लोगों ने मुबैना तौर पर पैसे लेकर, अरबों रुपए लेकर, यहाँ पर मौलाना फजल रहमान जैसा जीरक बंदा कह रहा है कि पूरी पूरी असम्बलियाँ बिकी हैं, उनको लाया गया। तो किधर गया जिसने शोहदा की यादगारों को जला के रख दिया, उनका एहतसाब नहीं हुआ, उनको जो सजा नहीं हुई, जिसकी वजह से वो फिर जो है ना, वो आज तो वो कह रहे हैं कि फिर दूसरी बार हो जाए या 10 बार हो जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। 9 मई ये खुद वो मरवत ने कहा है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने कहा है। तो बाकी वो दंदनाते फिरेंगे, जाहिर है जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो फिर उन्होंने इस तरह के जुर्म तो करने। एक बात आज आप लिख लें, मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये मेरी बात नोट कर लें, जब तक इमरान खान जैसे फितने को पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तब तक सोशल मीडिया पर भी तबाही रहेगी। चाहे वो मुआशी इस्तेकाम हो या चाहे वो सियासी इस्तेकाम हो, वो सिफर से भी नीचे होगा।
जब तक वो एक एंकर या यूट्यूबर से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के जनरल तक वो खाते रहेंगे, उसके नाम पे पैसे लेते, जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाए मुबैना तौर पर, वहाँ पर यही सूरत हाल होती है। वहाँ पर लोग पैसे खाते रहेंगे, इसको आने नहीं देंगे, लेकिन इसको सियासी तौर पर मरने भी नहीं देंगे। इसको इसी तरीके से कोई बाहर से चंदे करेगा, कोई वो करे। मुझे बहुत ही अथेंटिक बंदे ने बताया कि अभी इलेक्शन से पहले को 6-7 मिलियन डॉलर शिबली फराज, ये तो एक की बात वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे शिबली फराज ले आया है, वो किधर गए हैं? तो यहाँ पर भाई अब तो लोग निजी महफिलों में, इदारों के लोग, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इदारों के लोग निजी महफिलों में कह रहे हैं कि जितना भाई पीटीआई खिला सकती है इतना कोई नहीं खिला सकता। अब आपको समझ आ गई होगी, ये जनरल बाजवा और जनरल फैज जो इतने खा के गए हैं, तो हमारा क्या कसूर है कि हम पैसे ना बनाएं? वो जो इतने बना के गए हैं, तो हमारा क्या कसूर है? हमने कोई कसूर किया है कि हम पैसे ना बनाएं? ये निजी महफिलों में लोग कह रहे हैं। ठीक, कौन कह रहे हैं? ये इदारों के लोग कह रहे हैं। यहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस चले गए, एक मज़ाहिर अली नकवी साहब और एक एजाजुल एहसन साहब। क्यों चले गए? क्या मसला था? एक ने तो अभी चीफ जस्टिस बनना था चंद माह बाद, तो वो क्यों चले गए? जिसने चीफ जस्टिस बनना हो वो भी छोड़ के चला जाए, इतना बड़ा ओहदा। लोग तो मन्नतें मान के बैठे होते हैं, लोग तो पहले दिन से आते हैं तो ख्वाब देखते हैं कि जनाब मैं भी चीफ जस्टिस बनूंगा, और उनके चीफ जस्टिस बनने में अभी चंद माह थे तो वो चले गए। क्या खुद फवाद चौधरी साहब का कि आपके लिए पूरा ट्रक खड़ा है, और मैंने पूछा भाई यार ये ट्रक का क्या चक्कर है? तो कहते हैं कोई टोकरी होती है, बास्केट, कोई खोखा होता है, कोई ट्रक होता है, तो ये अरबों की गेम है। तो क्या मसला क्या है? तो मकसद कहने का ये, आज मेरी बात लिख लें, जब तक इमरान नियाजी को सियासत से बिल्कुल आउट नहीं किया जाता, बिल्कुल इसका सियासी कैरियर का कला कमा नहीं कर दिया जाता इमरान नियाजी का, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, कोई इसको गलत फहमी में ले ले। अल्लाह ताला हर किसी को जितनी ज़िंदगी है उतनी को खुदावंद करीम ही हर किसी का अपना वो खात्मा करे जिस तरीके से भी। तो लेकिन अब मैं इसको गलत अंदाज में कोई न ले, मैं उनका सियासी तौर पे कहता हूं कि जब तक सियासी तौर पर, जैसे कहते हैं ना, उनका टीमू नहीं ठप्पा जाएगा, तब तक यूट्यूबर हों या सहाफ़ी हों बहुत बड़े बड़े, वो झूठ बोल बोल के, भाई किसको नहीं चाहिए? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो यूट्यूब पे कर रहा है और इमरान खान की तारीफ़ें कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है और यूथियों के बिल्कुल। अब एक बंदा है, वो यूं करके उसके व्यूज़ जो है ना ऊपर मिलियंस में जा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कमाए, उसको पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वो चूना लगा रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में 3-4 दफ़ा ये चूना लगा रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा रहे हैं, इमरान खान का मुकदमा लेके गए तो कोई नहीं है, सिर्फ बाहर से चंदा वसूल करना होता है, बटोरना होता है। इलेक्शन के नाम पर कितने करोड़ों डॉलर के, मिलियन बिलियन डॉलर्स के वो चंदे इमरान खान के नाम पे लेके पता नहीं किस किस ने खाया है और कहाँ कहाँ वो चंदा किया है। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर जब तक इस फितने का सियासी खात्मा नहीं होता, तब तक उल्टे खड़े हो जाओ, तब तक 75 बिलियन डॉलर नहीं, 175 बिलियन डॉलर भी आ जाए ना सऊदीया से, यूएई से या चाइना से, अगर ये फितना इसी तरह से रहता है सियासत में सरगर्म, चाहे वो जेल के अंदर बैठा हो या जेल के बाहर बैठा हो या कहीं पर भी बैठा हो, वो ना खेडेगा ना खेडने देगा। ये बिल्कुल लिख लो मेरी बात, कोई उल्टा भी खड़ा हो जाए ना, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो मैं आपको कहता हूं सारे इदारों वाले भी उसके नाम पे खाते रहेंगे, ये आज़ाद भी बिकते रहेंगे, ये मंडियां भी लगती रहेंगी, यूट्यूबर भी झूठ बोलते रहेंगे, ये सहाफ़ी भी झूठ बोलते रहेंगे। ये सर के पैसा किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए पैसा? करोड़ों डॉलर किसको नहीं चाहिए? लोग रातों रात अमीर होना, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नादिर जान के कहता हूं, हमें ऑफर्स होती हैं कि जनाब आप ये यूं करें ना तो फिर आप देखिए आप कहां से कहां चले। भाई बात ये ज़मीर की बात है ना। एक मैंने स्टोरी की थी, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे किसी ने कहा जी ये स्टोरी है, मैंने कहा जी मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मुझे इसका सबूत चाहिए। हमारे पास आती हैं स्टोरीज, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज आती हैं, मैं उनको कहता हूं मैं सबूत, मैं उसका इंटरव्यू करने शुरू हो जाता हूं।
ہمیں اس کا ثبوت چاہیے. میں نے کہا جی وہ ثبوت چاہیے. کہتے ہیں یار وہ ثبوت جو ہے نا نہیں دیا جاتا. میں نے کہا میں سٹوری نہیں کروں گا. پھر اس نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا جی سٹوری آپ کریں اور یہ سچی سٹوری ہے اور ہم جو ہے نا سمجھا کریں, ہم اس کا ثبوت دے نہیں سکتے یا آپ کو ہم اس کا ثبوت بھیج نہیں سکتے یا یہ ہے وہ. میں نے کہا جی آپ بھیجیں نہیں, آپ دکھا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم ایک شرط پہ دکھائیں گے کہ آپ اس کی پکچر نہیں لیں گے. میں نے کہا میں نہیں لوں گا. ٹھیک ہو گیا. میں اسلام آباد سے لاہور گیا اس سٹوری کے پیچھے. نہیں کی میں نے سٹوری, مجھے ثبوت دکھایا گیا. میں نے حسب وعدہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے پکچر نہیں لی, ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں مطمئن ہوا, میرا دل مطمئن ہوا کہ جی یہ سٹوری سچی ہے اور یہ اس کے ایک ایک لفظ سچا ہے اور اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے وہ جس وجہ سے پکچر نہیں لینے دے رہا تھا وہ بھی مجھے پتا ہے, میں نے آ کے سٹوری کر دی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھ پہ حتیٰ کہ عزت کے مقدمے یہاں چلتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ عزت کے مقدمے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحافت سے بھی پہلے انسانیت آتی ہے. آپ میں اگر انسانیت ہے تو پھر آپ میں صحافت ہے. یہاں انسانیت بھی نہیں ہے تو پھر صحافت کدھر گئی؟ جو جرنلسٹک ایتھکس ہوتے ہیں وہ ہیومن ایتھکس سے زیادہ نہیں ہوتے. جب آپ میں وہ ہیومن ایتھکس بھی نہیں ہوں گے تو جرنلسٹک ایتھکس کیسے آئیں گے؟ انسانی اقدار نہیں ہوں گی آپ میں تو صحافتی اقدار کدھر سے آئیں گی؟ طلعت حسین صاحب نے کہا تھا, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, غالباً کافی عرصہ پہلے, کہ جی مجھے کسی بندے نے اپروچ کیا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ وہ ہے نواز شریف صاحب کے غالباً اسی طرح کہا کہ اکاؤنٹ میں کوئی $1 ارب ہیں یا آئے ہیں یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا جس طریقے سے $1 ارب. تو اس پہ سٹوری کر, ظاہر بہت بڑی سٹوری تھی, بہت زبردست سٹوری تھی. تو طلعت صاحب نے کہا کہ میں اس کی کنفرمیشن کروں گا. یہ ایسے ہی ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت بڑی سٹوری ہے. طلعت صاحب نے پوچھ لیا. طلعت صاحب نے خود بتایا کہ میں نے نون سے رابطہ کیا, نون لیگ سے, اور میں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم ہوئی تو وہ آپ کی, ٹھیک ہے, وہ آپ لے لیں. تو پھر اس کے بعد طلعت صاحب نے سٹوری نہیں کی اس پر. اس سے آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کس طریقے سے صابر شاکر, غلام حسین اور عارف حمید بھٹی اور ان لوگوں نے بیٹھ کر کہا کہ جی انڈیا میں یہ ابھی چند روز پہلے نواز شریف نے 4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. ہاں, کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور کس نے دیکھا پھر 4 روپے کی بھی منی لانڈرنگ کسی نے ثابت نہیں کی. طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ شرلی چھوڑی کہ نواز شریف کی ملوں میں را کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں, کوئی ایک ایجنٹ بھی نہیں نکلا. ٹھیک. تو بھائی بات یہ ہے کہ 4 فٹ نیچے جانا ہے ہر کسی نے. جو ہم یہاں پر بیٹھ کے بکواس کریں گے اگر ڈالر کی خاطر یا ویوز کی خاطر یا کسی کے بغض میں یا کسی کی محبت میں, تو جب 4 فٹ نیچے جائیں گے ہر ایک کو اپنے ہر لفظ کا, ہر جملے کا, ہر نقطے کا حساب دینا پڑے گا. یہ یاد رکھ لیں, یہ سارے یاد رکھ لیں. جی ہاں, سٹوری باؤنس بیک ہوتی رہتی ہے, بہت بڑے بڑے چینلز کی بھی ہو جاتی ہے کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو بہت محتاط کام کرنا چاہیے, بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. اور جہاں پہ اتنی انھی مچی ہو وہاں پہ تو اور زیادہ بھی. یہاں پر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ انہوں نے ہمارا جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اس جعلی اکاؤنٹ سے بہت ساری پوسٹیں ہوئیں کہ جناب سلمان اکرم راجہ جیت گئے, جناب وہ فلاں بندہ اون چودھری ہار گئے, وہ جناب وہ فلاں بندہ یہ ہار گئے. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو بھونچال آ گئی ہے, یہ تو تماش بھی نہیں, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھے کہ الیکشن کمیشن کی تردید آ گئی, بھئی یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. یورپی یونین کا اکاؤنٹ بنا دیا یوتھیوں نے, اور پھر اس کے بعد یورپی یونین کی تنقید آ گئی کہ یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. یہ بہت ہی خطرناک ترین مخلوق عمران خان نے اس کو پروان چڑھایا ہے. یہ مخلوق تباہی کا دوسرا نام ہے, معاشرتی تباہی, معاشی تباہی. جب تک عمران خان کا سیاست سے کلا کما نہیں ہوگا,
میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا IMF اپنا سارا فنڈ یہاں پاکستان کے خزانے میں انڈیل دے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سیاست، معاشرت، اس معاشرے میں، اس سیاست میں، اس جمہوریت میں یوتھیا نام کا وائرس رہے گا، آپ الٹے کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے الفاظ لکھ لینا، یہ میری جو گفتگو ہے، یہ میں کوئی جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں بہت سوچ سمجھ کے جملے بول رہا ہوں۔ اس گفتگو کو آپ نوٹ کریں، اور آپ اگر یہ غلط ثابت ہو تو اس گفتگو کو میرے منہ پہ مار دیں۔ جب تک یہ یوتھیا عنصر اور جب تک یہ یوتھیا وائرس اور جب تک یہ فتنہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں کسی بھی حوالے سے زندہ رہے گا، پاکستان کی سیاست، سیاسی اعتبار سے، تب تک پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ساری قوم الٹی کھڑی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ آپ ویڈیو دیکھیں، ہم مساجد میں کس طریقے سے واٹر پروجیکٹس لگا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاف پانی محفوظ زندگی واٹر پروجیکٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ مساجد میں واٹر پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آج کا پروجیکٹ محترمہ فرق سلطانہ اور جناب محمد اقبال صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو یہ ظفر نقوی صاحب ہمارے آئے ہیں، وعدہ کیا تھا ادھر ایک پمپ لگانے کا۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز اور ZN نیوز کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے۔ آب پانی زندگی کی ایک ایسی اساس ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ایسے علاقے جن میں پانی جیسی نعمت عظمہ موجود نہیں ہے، ایسے تمام علاقوں میں مساجد میں واٹر پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں، جس سے مساجد میں طالب علموں اور نمازیوں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج کا پروجیکٹ محترمہ فرق سلطانہ اور محترم محمد اقبال صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ ناظرین، واٹر پروجیکٹ لگانا انتہائی ہارڈ ورک ہے، جو کہ رمضان میں روزے کے ساتھ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن رمضان مبارک سے پہلے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس عمر کے لیے آپ احباب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ یا اللہ، جو ان بھائیوں نے فرق سلطانہ محمد اقبال نے جو ہمیں یہ ڈونیٹ کیا یہ کام، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ان کی مرادی پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ادھر ہمارے مسجد میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، ہمارے بچوں کے لیے وضو کے لیے، غسل کے لیے، صفائی کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ ادھر ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں آتی ہے فاؤنڈیشن وغیرہ کی، تو یہ ظفر نقوی صاحب ہمارے آئے ہیں، وعدہ کیا تھا ادھر ایک پمپ لگانے کا، وہ ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہم ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز مراد پوری کرے۔ اللہ ان کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم جو ہے نا وضو کریں گے اور